दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। मान लीजिए पुलिस के पास किसी अपराध की एक रिकॉर्डिंग है जिसमें एक आवाज है। अब उनके पास एक संदिग्ध भी है, तो क्या वे उस संदिग्ध को अपनी आवाज का नमूना देने के लिए मजबूर कर सकते हैं ताकि उसका मिलान हो सके? या क्या ये उसके चुप रहने के अधिकार का उल्लंघन है? बिल्कुल यही, हाँ, सीधी सी दुविधा रितेश सिन्हा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले के केंद्र में थी। ये केस आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान की जरूरतों और एक आरोपी के संवैधानिक अधिकारों के बीच के टकराव को बहुत अच्छे से दिखाता है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? मेरे ख्याल से 2009 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से। हाँ बिल्कुल, पुलिस नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे घोटाले का पर्दाफाश कर रही थी। अच्छा। और उन्होंने एक आरोपी धूम सिंह को गिरफ्तार किया और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया। और उस फोन में कुछ मिला होगा? बिल्कुल, पुलिस का मानना था कि उस फोन में धूम सिंह और दूसरे आरोपी मतलब रितेश सिन्हा के बीच हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग थी। तो ये तो एक बहुत मजबूत सबूत था। हाँ, लेकिन एक पेंच था। ये साबित करने के लिए कि रिकॉर्डिंग में दूसरी आवाज रितेश की ही है, पुलिस को उसकी आवाज का नमूना चाहिए था। तो जांच अधिकारी ने मजिस्ट्रेट से अनुरोध किया। हाँ, कि रितेश को आवाज का नमूना देने का आदेश दिया जाए, और मजिस्ट्रेट ने आदेश दे भी दिया। लेकिन रितेश ने इसे चुनौती दी। उसका तर्क सीधा था, किस कानून के तहत मुझे बोलने और अपने ही खिलाफ सबूत बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है? सही सवाल था। यह मामला फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और वहां से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और वहां भी 2 जजों की बेंच में इस पर सहमति नहीं बन पाई। अच्छा। इसलिए इसे 3 जजों की एक बड़ी बेंच के पास भेजा गया, और बेंच के सामने 2 बहुत बड़े कानूनी सवाल थे। पहला तो यही कि क्या किसी आरोपी को आवाज का नमूना देने के लिए मजबूर करना संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है? वही आत्म अभिशंसन के विरुद्ध अधिकार, या जिसे हम राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन कहते हैं। और दूसरा सवाल क्या था? और दूसरा सवाल शायद उससे भी ज्यादा तकनीकी था, कि अगर ये असंवैधानिक नहीं भी है तो क्या किसी मजिस्ट्रेट के पास दंड प्रक्रिया संहिता माने CRPC के तहत ऐसा आदेश देने की कोई शक्ति है? क्योंकि कानून में इसका जिक्र नहीं था। बिल्कुल, कानून में मेडिकल जांच और लिखावट के नमूने का तो जिक्र था, पर आवाज के नमूने का नहीं। तो कोर्ट ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? पहले सवाल के लिए कोर्ट ने 1961 के एक बहुत पुराने ऐतिहासिक मामले काठी कालू ओघड़ के फैसले का सहारा लिया। अच्छा, उस फैसले में क्या कहा गया था? उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गवाह होने और भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के बीच एक बहुत जरूरी अंतर बताया था। इसका मतलब क्या है? मतलब आसान भाषा में। देखिए, गवाह होना मतलब अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर कुछ बताना, जैसे कोई अपराध कबूल करना। ठीक है। लेकिन उंगलियों के निशान देना या लिखावट का नमूना देना, ये गवाही नहीं है। ये तो सिर्फ तुलना के लिए एक भौतिक चीज देना है। कोर्ट ने कहा कि आवाज भी उंगलियों के निशान की तरह एक भौतिक विशेषता है, एक बायोमेट्रिक मार्कर। अच्छा, तो इसका नमूना देना कोई कबूलनामा नहीं है। आपकी आवाज आपकी पहचान है, आपकी गवाही नहीं। बिल्कुल ठीक है, तो ये संवैधानिक रूप से तो सही हो गया, लेकिन उस दूसरे मुद्दे का क्या कि कानून में इसका जिक्र ही नहीं था, वो जो बड़ी कमी थी। ये इस केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। कोर्ट ने माना कि कानून में वाकई कमी है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया न्याय की दासी है, मालकिन नहीं। वाह। मतलब न्याय को एक तकनीकी कमी के कारण रोका नहीं जा सकता। तो कोर्ट ने किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया। ये अनुच्छेद कोर्ट को पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी जरूरी आदेश देने का अधिकार देता है ना? हाँ, कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब तक संसद इस कमी को पूरा करने के लिए कानून में संशोधन नहीं करती, तब तक मजिस्ट्रेटों को आवाज के नमूने का ऑर्डर देने का अधिकार होगा। तो एक तरह से कोर्ट ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानून की उस कमी को खुद ही भर दिया, ताकि अपराधी स्मार्टफोन और रिकॉर्डिंग के इस युग में तकनीकी खामियों का फायदा न उठा सके। बिल्कुल, ये एक तरह की न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म थी जो समय की जरूरत थी। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? आज के समय में इसका क्या मतलब है? मतलब साफ है, भारतीय कानून के तहत किसी व्यक्ति की आवाज को उसकी गवाही नहीं बल्कि उसकी भौतिक पहचान माना जाता है, ठीक उंगलियों के निशान की तरह। तो अगर अदालत आवाज का नमूना देने का ऑर्डर देती है तो चुप रहने के अधिकार का दावा करके इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, और ऐसा करने पर प्रतिकूल कानूनी परिणाम हो सकते हैं। और ये मामला हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे तकनीक विकसित होती है, न्याय को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए कानून को भी उसके साथ विकसित होना ही पड़ता है।